वेलकम स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के चैप्टर 2 को। चैप्टर 2 हमारा है इलेक्ट्रिक हीटिंग के ऊपर और उसका 2 लेक्चर हम पहले भी दे चुके हैं। अगर वो आप नहीं देखे हो तो आई बटन पर जाकर देख लीजिए। चलिए अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारे लेक्चर 3 को। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। इलेक्ट्रिक हीटिंग का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमको ये ध्यान होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कैसे कैसे इलेक्ट्रिक हीटिंग की जाती है, क्या क्या उसके तरीके हैं, तभी हम उसको क्लासीफाई कर पाएंगे अलग अलग मेथड के नाम से। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास मटेरियल होते हैं जिनको हमको हीट करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए पहला जो हम ले लेते हैं वो है हमारा कंडक्टर मटेरियल। कंडक्टर मटेरियल ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें हीट का कंडक्शन हो जाता है प्लस इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो हमारा मटेरियल होता है वो होता है मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स। तीसरा जो हमारे पास मेटल होता है, जो मटेरियल होता है वो होता है इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग, या यू कैन से दैट डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। इस तरीके से ये 3 हमारे पास चीज़ें हो गई। तो इसके अलावा हमारे पास 2 और मेथड होते हैं हीट करने के। उसको हम पहले मैं आपको 3 मेथड बताता हूँ। 3 मतलब एक कंसेप्ट में दे रहा हूँ आपको कि इतने टाइप के जो मटेरियल है, कंडक्टर मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है, इंसुलेटिंग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो इनको कैसे हीट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा होता है कंडक्टर मटेरियल। तो कंडक्टर में जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराकर उसमें क्या करते हैं, I²R लॉस होता है। तो इसी I²R इफेक्ट का यूज़ किया जाता है। ये क्या देता है हमको, हीट देता है। ये क्या देता है, हीट देता है। I²R जो लॉस होता है कंडक्टर में, कंडक्टर के रेजिस्टेंस R के कारण, उस इफेक्ट के कारण हीट डिसिपेट होता है। तो इस तरीके से हीट किया जाता है जब किसी कंडक्टर मटेरियल में कोई करंट फ्लो किया जाता है। जब किसी कंडक्टर मटेरियल में उसके दोनों सिरों पर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके उसके रेजिस्टिव है ना, उसके रेजिस्टेंस के कारण उसमें क्या जो करंट फ्लो होता है, उस करंट का मान होता है V/R। मान लीजिए कि इसका वोल्टेज क्या है, V है, और इसका रेजिस्टेंस है आपका R। तो जो I होगा वो हो जाएगा V/R, और यहाँ पर जो पावर लॉस होगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका I²R। तो समय का अगर इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है आपका हीट, कि इतना हीट ये डिसिपेट करता है। तो अगर जो मटेरियल कंडक्टर मटेरियल है उसमें आप इस तरीके से हीट निकाल सकते हो, है ना, इस तरीके से उसमें हीटिंग कर सकते हैं। उसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे और करंट फ्लो कर देंगे। दूसरा टाइप का जो हमारा मटेरियल है ये है मैग्नेटिक मटेरियल। तो आपको पता है मैग्नेटिक मटेरियल क्या किया जाता है, उसको बार बार मैग्नेटाइज किया जाता है, मैग्नेटाइजेशन किया जाता है उसका, और डीमैग्नेटाइजेशन किया जाता है। तो बार बार जब ये मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक मटेरियल का होता है तो उसमें हिस्टेरेसिस लॉस होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसमें हिस्टेरेसिस लॉस होता है, और इसी हिस्टेरेसिस लॉस की वजह से, है ना, हीट होता है। वो जो मटेरियल होता है मैग्नेटिक मटेरियल, वो हीट होता है। तो मैग्नेटिक मटेरियल में जो हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं उसके कारण उसमें हीट पैदा होता है। तो ये हिस्टेरेसिस लॉस जब उसमें अप्लाई करते हैं वोल्टेज या सप्लाई, तो वो मैग्नेटाइज होता है और डीमैग्नेटाइज होता है। इसके लिए आप AC सप्लाई और DC सप्लाई दोनों को यूज़ कर सकते हो। इसके बाद है इंसुलेटिंग या डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो इंसुलेटिंग और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में, है ना, कंडक्शन तो नहीं होता, मतलब कि इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। लेकिन अगर 2 चार्ज्ड प्लेट के बीच में किसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा जाए
किसी दो चार्ज्ड ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स के बीच में अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा जाए तो इस मटेरियल के अंदर ड्यू टू मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन इंसुलेटिंग या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में हीट प्रोड्यूस होता है। जब हम इसको दो चार्ज्ड प्लेट के आसपास रखते हैं तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें फ्रिक्शन होता है, रैंडम मोशन होता है, और उसके कारण, उस फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा हम वेल्डिंग जानते हैं, वेल्डिंग में भी हीट प्रोड्यूस की जाती है इलेक्ट्रिक सप्लाई से। तो इसमें एक इलेक्ट्रोड होता है, और होता है एक मेटल प्लेट। तो जब इलेक्ट्रोड को सप्लाई दी जाती है, इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट कर दिया जाता है? सप्लाई से। और जब मेटल प्लेट के पास मोमेंटरली टच किया जाता है और फिर थोड़ा गैप मेंटेन करते हुए उठा लिया जाता है। मान लेते हैं ये हमारा वर्किंग प्लेट है और इस पर इस तरीके से हमारा सप्लाई दिया हुआ है और ये मेरा इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और मुझे यहाँ पर पॉइंट करना है, ठीक है। तो क्या करूँगा, इसमें सप्लाई आ रहा है, इसको निगेटिव सप्लाई दिए हुए हैं, ये पॉजिटिव है। तो इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ी देर के लिए, है ना, थोड़ी देर के लिए मोमेंटरली प्लेट से टच करूँगा और टच करने के बाद एक स्मॉल गैप मेंटेन करूँगा। ये क्या है, मेरा स्मॉल गैप है, वो स्मॉल गैप मेंटेन कर दूँगा तो वहाँ पर आर्क प्रोड्यूस होता है। ये वेल्डिंग का प्रोसेस है, नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को टच करते हैं, इलेक्ट्रोड को एकदम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए इसको प्लेट से टच किया जाता है और फिर थोड़ा सा गैप, वेरी स्मॉल गैप मेंटेन कर लिया जाता है, जिससे वहाँ पर आर्क प्रोड्यूस होता है। आर्क होता है करंट, आयोनाइज्ड जो पार्टिकल होते हैं उनकी वजह से यहाँ करंट फ्लो होता है। तो ये आर्क प्रोड्यूस करता है और ये आर्क प्रोड्यूस होने के कारण यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है, अगर हम हाई एनर्जी पार्टिकल्स, ठीक है, ऐसे पार्टिकल, ऐसे कण जिसमें क्या होते हैं, हाई एनर्जी होती है, तो हाई एनर्जी पार्टिकल्स का जब हम बॉम्बार्डमेंट करते हैं, बॉम्बार्डमेंट किस में करते हैं, बॉम्बार्डमेंट किसी भी सरफेस पर, किसी सरफेस पर जब हम हाई एनर्जी पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो उस समय उस सरफेस पर हीट प्रोड्यूस होता है। तो उस समय उस सरफेस पर हीट प्रोड्यूस होता है। तो मैं आपको बताया कि ये जो 5 है ये कंसेप्ट है, एक्चुअल में ये क्लासिफिकेशन अभी इसके बाद में बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, जितने भी मैंने यहाँ पर आपको ये 5 चीज़ें बताई हैं, ये कंसेप्ट बताए हैं, इतनी तरह से, है ना, इलेक्ट्रिक सप्लाई का यूज़ करते हुए हीटिंग की जाती है, ठीक है। इतने टाइप से, मतलब अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग टाइप की इस तरीके से हीटिंग की जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटिंग का क्लासिफिकेशन बताऊंगा। तो देखिए, इलेक्ट्रिक हीटिंग है ना, इसमें क्या लगता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई लगेगा। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई की फ्रीक्वेंसी के बेस पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला है पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग, और दूसरा है हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। स्टूडेंट्स, जो पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग का मतलब है कि जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है ना 50 हर्ट्ज़, तो इसी को बोलते हैं हम लोग, जो भी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है तो क्या बोलेंगे उसको, पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग। अगर उस सप्लाई को हम हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसको पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग बोलते हैं। और जो ये पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग होता है ये 2 टाइप से होता है, इसके 2 प्रकार हैं। इसमें पहला है रेजिस्टेंस हीटिंग और दूसरा है आर्क हीटिंग, ठीक है। तो जिस टाइप की हीटिंग में रेजिस्टेंस के द्वारा I2R लॉस के द्वारा हीटिंग की जाती है उसको रेजिस्टेंस हीटिंग बोलेंगे, और आर्क हीटिंग में आर्क प्रोड्यूस करके हीट की जाती है। तो ये 2 टाइप हो गए इसके, और उसके बाद इनके भी 2 टाइप होते हैं। जैसे कि पहला इसमें टाइप होता है डायरेक्ट रेजिस्टेंस
हीटिंग, और इसी में दूसरा टाइप होता है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। फिर आर्क हीटिंग में भी दो टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप पूरा लिखिएगा, ऐसे लिख देता हूं मैं, आर्क हीटिंग। एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक हीटिंग के क्लासिफिकेशन का, ये कंप्लीट 5 मार्क्स का पूछा जाता है, या किसी 10 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ क्लब करके पूछा जाता है। इस तरीके से पूछा जाता है कि आप क्लासिफिकेशन बताइए इलेक्ट्रिक हीटिंग का, और साथ में किसी एक इलेक्ट्रिक हीटिंग के मेथड को एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो इस तरीके का CSVTO में आता है 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है, आपके जानने लायक है, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए अगर आप एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं। तो ये हो जाएगा आर्क हीटिंग। और इसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग आपकी है ना, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग आपकी 3 टाइप की होगी। पहला होगा आपका इंडक्शन हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग, तो इंडक्शन में पहला होगा आपका डायरेक्ट कोर टाइप। डायरेक्ट कोर टाइप, डायरेक्ट कोर टाइप हीटिंग, और कोरलेस टाइप इंडक्शन हीटिंग। इसके बाद इसी के हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के दूसरे टाइप भी हैं, 2 और टाइप हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, और इसके बाद होता है इंफ्रारेड हीटिंग। तो हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में पूरा डिटेल्ड देखेंगे, हर टाइप को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्या कैसा होता है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटिंग जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के बेस पर 2 टाइप का हमने बांटा, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग और पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग। पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग को भी 2 टाइप में बांट दिया, एक होगा आपका रेजिस्टेंस हीटिंग और दूसरा हो जाएगा आर्क हीटिंग। क्लियर है। इसके बाद रेजिस्टेंस हीटिंग को भी 2 पार्ट में बांट दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और आर्क हीटिंग को भी 2 में बांट दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके बाद हमारी हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग, ठीक है, इसको हमने 3 भागों में बांटा। पहला दे दिया हमने इंडक्शन हीटिंग, दूसरा डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, और तीसरा दे दिया इंफ्रारेड हीटिंग। तीसरा हो गया हमारा इंफ्रारेड हीटिंग। और इंडक्शन हीटिंग को हमने 2 पार्ट में बांटा। इसमें पहला दे दिया हमने डायरेक्ट कोर टाइप हीटिंग, और दूसरा कोरलेस टाइप इंडक्शन हीटिंग। तो डायरेक्ट कोर टाइप में आपका कोर होता है और कोरलेस टाइप में कोर नहीं होता। तो ये पूरा आपका जो इलेक्ट्रिक हीटिंग का क्लासिफिकेशन था यहाँ कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम हीटिंग एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए और हीटिंग एलिमेंट का डिज़ाइन कैसे किया जाता है, और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ये अच्छी नॉलेज मिल सके, अच्छा कंसेप्ट उनका बन सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं, जो कंसेप्चुअल अच्छे वीडियोज़ हैं, उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप जल्दी से वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।